नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने कार्ल मार्क्स के द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की चर्चा की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आज 23 मार्च का दिन है और अ, मार्क्सवादी समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह दिन भारतीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीन को फांसी दी गई थी। फांसी की डेट तो 24 तारीख थी, लेकिन ब्रितानी सत्ता थी, वह सत्ता क्रांतिकारियों से इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने एक दिन पहले इन तीनों को फांसी दे दी। आज पंजाब के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि, जो मार्क्सवादी सोच के थे, अवतार सिंह पाश, उनको भी आज के दिन गोली मार दी गई थी और उनकी हत्या हो गई थी 1988 में। और 1950 में उनका जन्म हुआ था। तो 50 में जन्म और 88 में मृत्यु भगत सिंह की, 1907 में जन्म और 1931 में मृत्यु। ऐसा लगता है कि जो युवा क्रांतिकारी थे, उन युवा क्रांतिकारियों की सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष मार्क्सवादी रुझान के साथ जुड़ा हुआ था। और इसलिए मुझे लगता है कि मार्क्सवाद के चिंतन को, जैसा हमने पिछली बार भी संकेत लिया, पेरेक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाने की जरूरत है। एक चीज जो मुझे मार्क्स को पढ़ते में लगी कि मार्क्स ने चूंकि जर्मनी को देखा, मार्क्स ने फ्रांस को देखा, मार्क्स ने ब्रिटेन को देखा और वहां अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष गुजारे और जिंदगी का एक बहुत बड़ा दौर उन्होंने ब्रिटेन के अंदर पूरा किया। तो क्या मार्क्स के समूचे चिंतन को एक एम्पिरिकल सोशल साइंस के फ्रेम में रखने की कोशिश की जा सकती है? फैक्ट्स की बात तो नहीं करूंगा मैं कि भाई तथ्य कौन से थे और उन्होंने किस प्रकार के पद्धति शास्त्र को इस्तेमाल किया, परंतु इतना जरूर है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को उन्होंने बहुत नजदीकी से देखा और फिर द्वितीयक स्रोतों के आधार पर उन्होंने अनेक समाज व्यवस्थाओं को देखा, जिसमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी शामिल थी। तो कहीं ये कोशिश होनी चाहिए कि एक इम्पीरिकल सोशल साइंस यहां से उभर करके आए। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है मार्क्स के चिंतन में, कि मार्क्स आधुनिकता की उत्पत्ति की प्रक्रिया की तरफ भी हमारा अपना ध्यान आकर्षित करते हैं कि आधुनिकता कैसे उभरती है, आधुनिकता कैसे उपस्थित होती है और आधुनिकता का यूज कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। और वो आधुनिकता का उपयोग पूंजीपति कर रहा है अपने दृष्टिकोण से, सर्वहारा कर रहा है अपने दृष्टिकोण से। पूंजीपति उस आधुनिकता के दायरे में आधार संरचना और अधिसंरचना दोनों को लाने की कोशिश कर रहा है, और सर्वहारा उस आधुनिकता के अनेक मूल्यों को समझकर, जो मूल्य प्रोटेस्ट और डिसेंट के हैं, उसके आधार पर पूंजीपति की जो हैजीमनी है, जो उनकी अपनी सत्ता है, उस सत्ता को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो आधुनिकता एक विशेष प्रणाली के विकास के लिए, जो पूंजीवाद की प्रणाली थी, और आधुनिकता एक ऐसा प्रयास जिससे कि उस विकास की प्रणाली को मूल्यों के आधार पर चुनौती दी जा सके। डेफिनेटली उसमें एनलाइटनमेंट के मूल्य शामिल है और इसलिए वो एक आधुनिकता के उपयोग का सवाल भी हो जाता है। एक और पक्ष नजर आता है जब एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रिमिटिव सोसाइटी से स्लेव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल,
फ्यूडल से कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट और फिर कम्युनिस्ट। ये जो सोसाइटीज के डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अनेक सारे जो ढांचे हैं, आर्थिक ढांचे और सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे, वो टूटते हैं। और इसलिए इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाजों का ह्रास कैसे होता है, उनका विखंडन कैसे होता है, इन सब पक्षों को भी हमें समझने की जरूरत है। इन तीन संदर्भों के अंदर मार्क्स के विश्लेषण को देखा जा सकता है। मैं एक लेख पढ़ रहा था माइकल बोरावे और एरिक ऑलिन राइट का। उन्होंने अपने एक लेख में सोशियोलॉजिकल मार्क्सिज्म के चार मुख्य पक्षों की चर्चा की है। मैं इसके पहले कि मार्क्स के वर्ग विश्लेषण पर रहा हूं, इन चार की चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि ये हमारे अपने समझ में आना चाहिए। बुरावे और एरिक कॉलिन राइट का कहना है कि मार्क्सिज्म को, और विशेष रूप से सोशियोलॉजिकल मार्क्सिज्म को, चार संदर्भों में परखने की कोशिश समूचे विश्व में हुई है। एक तो जिसको कि वो कहते हैं प्रोपेगेटिंग मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म को प्रोपेगेट करना, उसे लोगों की चेतना तक पहुंचाना। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इस विचार का बड़ी तेजी से विस्तार करने की कोशिश, जिसमें कि ये कहा जाए कि मार्क्सवाद एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसके आधार पर सभी समाजों के सामाजिक विश्व को बड़े संगठित तरीके से समझा जा सकता है। यानी मार्क्सिज्म इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू बाय विच सोशल वर्ल्ड ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड। ये है इसका प्रोपेगेशन। यानी मार्क्सिज्म के अध्ययन के बिना, मार्क्सिज्म के पद्धति शास्त्र को अप्लाई किए हुए बिना आप किसी भी समाज के सामाजिक विश्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि मार्क्सिज्म अपने आप में एक वर्ल्ड व्यू है, और वर्ल्ड व्यू की उपेक्षा करके किसी भी समाज के सोशल वर्ल्ड को नहीं समझा जा सकता। एक पार्ट ये है जिसकी बात वो करते हैं प्रोपेगेटिंग मार्क्सिज्म के। दूसरा ब्यूरिंग मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म को दफनाना, BURYING, ब्यूरिंग मार्क्सिज्म। वो ये कहते हैं, इसको जो मानने वाले या इस पर चर्चा करने वाले जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मार्क्सिज्म अब एक ऐसा विचार है, एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो, जिसकी अपनी कोई रेलिवेंस नहीं है, जिसकी अपनी इस समय कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि वह अब किसी सीरियस सोशल इंक्वायरी को हमारे सामने प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। और अगर आपने समाजशास्त्र के अंदर इस पक्ष को देखा हो, तो समाजशास्त्र में मार्क्सिज्म की विचारधारा की कोई रेलिवेंस नहीं है, और इसको हम सीरियस सोशल इंक्वायरी के लिए बहुत अधिक उपयोगी नहीं मानते। इसकी चर्चा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हमें शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है, जो मार्क्सिज्म को एक प्रोपेगेंडा के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो पक्ष है वो है यूजिंग मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म को कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो क्या है इसमें, उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म एज ए सोर्स ऑफ इंटरेस्टिंग एंड सजेस्टिव आइडियाज many have been remained useful for contemporary scientific analysis। यानी मार्क्सवाद, चाहे उस पर कितने ही प्रहार हुए हों, कई सारी मार्क्सवादी व्यवस्थाएं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उनके पतन हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और सजेस्टिव आइडियाज हैं, बहुत अधिक जिनको कहें सुझाव के साथ संबंधित होने वाले ये विचार हैं, जो आज भी समकालीन वैज्ञानिक विश्लेषण की रचना करने के लिए और उस रचना को इस्तेमाल करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं।
क्यों साबित होते हैं? क्यों यूजिंग मार्क्सिज्म आज भी रेलिवेंट है? क्योंकि हम मैटर मैटर को प्राइवेसी प्रदान करते हैं। जो भौतिक है, मैटर जो वस्तु है, वह प्राइवेसी है उसकी, उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राइमेसी ऑफ मैटर, it becomes a reason for using Marxism, and it makes Marxism relevant for making several kind of inquiries. और चौथा उन्होंने कहा बिल्डिंग मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म की रचना करना। उन्होंने कहा कि यह अगर विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो मार्क्सवाद एक बहुत शक्तिशाली परंपरा है। वह शक्तिशाली परंपरा जो सामाजिक सिद्धांतों की रचना करती है और उन रचना की प्रणाली में और सामाजिक सिद्धांतों के क्षेत्र में उसकी अपनी एक वाइटल इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि सामाजिक यथार्थ में, सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक पुनर्उत्पादन की प्रक्रिया में जो कि समकालीन समाजों में होते हैं, उनकी वैज्ञानिक समझ के लिए और उनके अंदर उत्पन्न होने वाले जो डायलमाज हैं, उनमें उत्पन्न होने वाले जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्व को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्डिंग मार्क्सिज्म क्यों? क्योंकि ये मान करके चला जाता है और इसको स्वीकारा जाता है कि डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर के आधार पर, डायलेक्टिकल लॉज ऑफ नेचर के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। एक और बात हमको यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो मार्क्स ने कहीं ना कहीं हमें बताने की कोशिश की है कि प्रत्येक समाज वर्गीय समाज है। हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यानी जितने भी समाजों का इतिहास है वह वर्गीय इतिहास है, और अगर वर्गीय इतिहास है तो वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी हम इस बात को मान लें कि प्रत्येक समाज वर्गीय समाज है। समाजशास्त्रीय भाषा में गए तो ये कह सकते हैं कि वर्ग किसी भी समाज की सामाजिक संरचना की केंद्रीय और आधारभूत इकाई है। अब अगर वर्गीय है तो वर्ग में बहुत सारी विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। विशेष रूप से दो वर्गों की विशेषताएं, एक शासक है, दूसरा शासित है। एक उत्पीड़न करता है, एक का उत्पीड़न होता है। एक हैव से, एक हैव नॉट से। इस तरह से हम वर्ग को मानते हैं। एक रूलिंग है, एक रूल्ड है। अब आपने देखा होगा कि रूलिंग, रूल्ड, हैव्स, हैव नॉट्स, ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, एक्सप्लॉइटर, एक्सप्लॉइटेड, ये जो शब्दावली है, यह शब्दावली राजनीतिक अर्थवाद, संस्कृति, सामाजिक संबंध, इन सारे पहलुओं को कहीं ना कहीं शामिल करती है। तो जो शासक वर्ग है, वह शासक वर्ग उस संबंधित समाज की शिक्षा प्रणाली पर, जिसको आप हैव्स कह रहे हैं, वह समाज की शिक्षा प्रणाली पर, न्याय प्रणाली पर, वहां पर जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं उनकी आदतों पर होते चले जाते हैं। और शासक वर्ग कौन है? जिसका कि आर्थिक सत्ता के साधनों पर स्वामित्व है। तो आर्थिक सत्ता के साधनों पर स्वामित्व रखने वाला शासक वर्ग यानी रूलिंग क्लास, जो हैव्स हैं, जो एक्सप्लॉइटर हैं, जो ऑपरेसर हैं, वे इन सब पर अपने हितों के अनुरूप ले जाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस तरह के शोषण, इस तरह के अन्याय, इस तरह की असमानता, इन सब की चर्चा करते हैं,
तो आपके जेहन में दो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज और महत्वपूर्ण परिघटनाओं के पक्ष उभर करके आ रहे होंगे। हमें कहीं अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो कि 1776 में हुई थी, और फ्रांस के अधिकार संबंधी घोषणा पत्र जिसकी चर्चा 1789 में हुई थी, उनको भी पढ़ने की जरूरत है। अगर हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो जो सामाजिक संघर्ष है, अन्याय के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध, शासक वर्ग के ऊपर नियंत्रण करने की जो उनकी अपनी लालची प्रवृत्ति है, उस लालची प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के विरुद्ध, इन सबको हमें देखना चाहिए। और जब इसलिए मार्क्स का जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो शुरू होता है तो उसमें वो बात अलग है कि वो ये कहते हैं कि समूचे यूरोप में कम्युनिज्म का भूत आता है। उसमें फ्रीमैन और स्लेव, स्वतंत्र मनुष्य और दास, पैट्रिशियन एवं प्लेबियन, लॉर्ड एवं सर्फ, सामंती, सामंत एवं स्वतंत्र दास, गिल्ड मास्टर और जर्नीमैन, शिल्प संघ के उस्ताद कारीगर और मजदूर कारीगर, ये इन वर्गों की चर्चा मार्क्स ने की है। और इसमें से पहला वर्ग उत्पीड़क विरोध करते चले आते हैं। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो कि 1848 में आया, उसके अंदर मार्क्स ने इन वर्गों की चर्चा की है। ये वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, जब कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के हम डिटेल में जाने का प्रयास करें तो ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के वर्ग और उपवर्ग विभिन्न समाजों में के अंदर भी विभिन्न प्रकार के वर्गों का संकेत मिलता है। कैपिटल में भी वर्गों का संकेत मिलता है। इवन सिविल वॉर इन फ्रांस के अंदर भी वर्गों की चर्चा है। तो वर्ग तो अनेक हैं। बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन जब मार्क्स उत्पीड़ित और उत्पीड़क इन वर्गों का मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है जो कि दो वर्गों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो ये संकेत वर्ग दो भागों में बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो विभाजन है, इस विभाजन के बहुत सारे कारण हो जाते हैं। लुई बोनापार्ट जो इनकी अपनी किताब थी, उसमें मार्क्स ये बताते हैं कि किस तरह से जो फ्रेंच पीजेंट्री थी, फ्रांस के जो किसान थे, वे सिमिलर कंडीशंस को तो बता रहे थे, उनकी समान प्रकार की स्थितियां थीं, लेकिन वे उन सामाजिक संबंधों में एक दूसरे के साथ आती हैं, यानी जो उनको स्वयं में वर्ग बनाती, वो नहीं था। वो इस तरह की स्थितियां उनके साथ में थी। जो वर्कर्स थे दूसरी तरफ, वे कॉमन सेट ऑफ सोशल रिलेशंस को एक्सपीरियंस तो कर रहे थे, लेकिन वे भी क्लास फॉर इट सेल्फ भी नहीं जा रहे थे। है क्लास फॉर इट सेल्फ, और दूसरा है हमारे सामने क्लास इन इट सेल्फ। ये दो प्रकार के नोशन है। अपने सामान्य हितों के प्रति अवेयर होते हैं, उनमें जागरूकता होती है, वे चेतनशील होते हैं। तो जो चेतना का पक्ष है, वह चेतना का पक्ष हमें
क्लास फॉर इटसेल्फ बनाता है, स्वयं के लिए वर्ग बनाता है। और पूंजीपति सामान्य स्थितियों को समझता भी है और अपने हितों को भी समझता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूंजीपति की जो रचना है और पूंजीपति का जो पूरा का पूरा अपना एक व्यवस्था मूलक पक्ष है, उस व्यवस्था मूलक पक्ष की विशेषताएं उन्हें क्लास फॉर इटसेल्फ की तरफ ले जाती है। दूसरा है क्लास इन इटसेल्फ, स्वयं में वर्ग। यहां पर मार्क्स ये संकेत दे रहे हैं कि जो श्रमिक है वो सामान्य स्थितियों को समझता तो है, उन सामान्य स्थितियों के अंदर रह रहा है, लेकिन अपने आप को कॉमन इंटरेस्ट की रिकॉग्निशन के साथ नहीं जोड़ पाता। जो उसके अपने सामान्य हित हैं, जो उसकी वर्गीय चेतना है, उन वर्गीय चेतनाओं के प्रति वह अपने आप को जोड़ नहीं पाता। मतलब दैट पर्टिकुलर क्लास is leading a life in the common conditions, but they do not recognize their common interest. ये जो पक्ष है ये क्लास इन इट सेल्फ है। तो क्लास इन इट सेल्फ और क्लास फॉर इट सेल्फ, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो चेतना के स्तर के साथ में आती हैं। हम इस बात को क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जो वर्ग है, उस वर्ग की रचना में हमने पहले भी अपने वक्तव्य में ये कहा था कि मार्क्स ने कहीं पर वर्ग की परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व यानी भूमि, पूंजी और श्रम, ये जो तीन उत्पादन के साधन थे, इन पर स्वामित्व, इन तीनों साधनों से, उत्पादन के साधनों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक स्थितियां और उन सामाजिक स्थितियों में विकसित होने वाले सामाजिक संबंध और उसके साथ चेतना के स्तर। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, social relationship that can be considered as relations of production and ownership over the means of production, ये पक्ष है जो कि किसी भी वर्ग की रचना के अंदर हमको सम्मिलित करने की जरूरत है। वर्ग इसके आधार पर निर्मित होते हैं। ये एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो कि वर्ग के साथ हमें देखने की जरूरत है। दोस्तों एक चीज और, जब ये कहा जाता है कि अधिसंरचना नियंत्रण में होती है आधार संरचना के, यानी जो आपकी इकोनॉमिक ओनरशिप है और ओनरशिप ओवर दी मटेरियल रिसोर्स, जो भौतिक शक्तियां हैं, उन भौतिक शक्तियों पर जब आपका अपना स्वामित्व होता है, तो वह स्वामित्व, जैसा हमने पहले कहा, वह सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है, उसे अपने हितों की दिशा की तरफ ले जाता है। हमें इस संदर्भ में वर्गीय ढांचे को देखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष बनाम महिला, ये जो आइडेंटिटीज हैं, जाति की अपनी जो आइडेंटिटी है, रेस की अपनी जो आइडेंटिटी है, एथनिसिटी की जो अपनी आइडेंटिटी है, विभिन्न प्रकार की पहचानों को लेकर के निर्मित होने वाले जो समूह और उप समूह हैं, वो अपने आप में संरचना के विभिन्न अवयव तो हैं, लेकिन इन विभिन्न अवयवों के अंदर, इन विभिन्न कंपोनेंट्स के अंदर पाया जाने वाला जो शोषण, असमानता का पक्ष है, उसको बिना वर्गीय ढांचे के नहीं समझा जा सकता। यानी कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को हमें वर्गीय धरातल पर समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो अपर कास्ट है, वे अपर कास्ट मेंटल लेबर के साथ जुड़ी हुई है, बौद्धिक श्रम के साथ जुड़ी हुई है, और जो लोअर कास्ट हैं, जो अनटचेबल्स हैं, जो अंत्यज हैं, वे मैनुअल लेबर के साथ जुड़े हुए हैं, और मेंटल लेबर पर कंट्रोल करने वाली जो ताकतें हैं, वे शासक ताकत के रूप में या प्रभावशील ताकत के रूप में उन ताकतों का या उन वर्गों का, उन समूहों का शोषण करती हैं जो कि शारीरिक श्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जाति के अंदर पाया जाने वाला ये जो मैनुअल वर्क और मेंटल वर्क का डिवीजन ऑफ लेबर है, ये कहीं ना कहीं वर्गीय धरातल के साथ में जुड़ जाता है। और यही हम श्वेत रेस, व्हाइट रेस
और ब्लैक रेस के बीच में जब हम एपार्थेट की विश्लेषण करते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये जो मटेरियल रिलेशनशिप है वह मटेरियल रिलेशनशिप एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। ये हमको कहीं समझने की जरूरत है। अब ये जो सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के डायनामिज्म चलते हैं, उन डायनामिज्म को हम प्रकार की स्टेजेस के अंदर इस वर्गीय बदलाव को और इस वर्गीय संघर्ष को देखने की जरूरत है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मार्क्स के विश्लेषण में कंट्रोडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जिसको हम कह सकते हैं की कंपोनेंट है, ये बहुत आधारभूत पक्ष है जिसमें जो कंपोनेंट किस चीज को एक्सप्रेस करता है, यूनिटी को और यूनिटी ऑफ द अपोजिट्स एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अपोजिट्स, यानी अपोजिट के बीच की एकता और अपोजिट के बीच का संघर्ष जो अंततः विकास की प्रक्रिया को संचालित करता है। तो इस विकास की प्रक्रिया को अगर हम देखें, यानी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जो सोसाइटी के डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको हम चार स्टेजेस में देख सकते हैं। जो पहली स्टेज है वो है कॉमन कंडीशंस, एक समान प्रकार की स्थितियों का उत्पन्न होना। ये समान प्रकार की स्थितियां पूंजीपति के लिए और सर्वहारा वर्ग के लिए, या अगर आप जाए पहले तो सामंत के लिए और भूमिहीन श्रमिक के लिए, उसके पहले आप जाए तो स्वामी के लिए और दास के लिए, कहीं ना कहीं समान प्रकार की स्थितियों को जन्म देते हैं। यहां पर क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ आ जाएगा। जो मास्टर है, जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो पूंजीपति है, वो कॉमन कंडीशंस को समझता है और अपने कॉमन इंटरेस्ट को समझता है। उसके अंदर उस प्रकार की जो वर्गीय चेतना है, उस वर्गीय चेतना का उभार है, यानी वो क्लास फॉर इटसेल्फ का हिस्सा है। तो ये जो वर्ग हैं ये कॉमन कंडीशंस, अब उसको ये भी पता है इन तीनों वर्गों को, पूंजीपति को पूंजीवादी समाज में, सामंत को सामंतवादी समाज में और स्वामी को दास समाज के अंदर, कि उसे दास के साथ में, भूमिहीन श्रमिक के साथ में और सर्वहारा के साथ में सहयोग वाले संबंध रखने चाहिए ताकि वह अपने हितों की पूर्ति कर सके। और जो बाकी वर्ग हैं, यानी जो दास है, जो स्वतंत्र श्रमिक है और जो सर्वहारा है, वो भी इस बात को जानते हैं कि इन उत्पादन संबंधों में प्रवेश किए बिना वह अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकते। वे अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इन सामाजिक संबंधों में प्रवेश होते हैं, जो चेतना का निम्न स्तर है, पहले वाले लोग जानते हैं। तो वो एक कॉमन कंडीशंस हैं जिन कॉमन कंडीशंस के अंतर्गत वो हैं। अब उन कॉमन कंडीशंस में धीरे धीरे हम एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन, प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेसेस, इन सबको एंटर होते हुए पाते हैं और ये सब स्थितियां चेतना के स्तर को जन्म देती चली जाती हैं। तीनों वर्ग, पहले तो जो स्वामित्व वाले वर्ग हैं वो चेतना के साथ में हैं, यानी वो क्लास फॉर इट सेल्फ थे, पर धीरे धीरे जो श्रमिक है, जो भूमिहीन श्रमिक है और जो दास हैं, वे इस बात से परिचित होते चले जाते हैं, यानी उनमें भी चेतना का स्तर आता चला जाता है। दूसरे रूप में हम ये कहें कि वे क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ की तरफ चलते चले जाते हैं। तीसरी स्टेज में ऑर्गेनाइजिंग, यानी वर्गों के बीच की एकता, एकजुटता उनके अंदर आती है, कॉमन इंटरेस्ट को लेकर के अपने को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रयास को लेकर के अपने श्रम, अपने दमन को, अपने शोषण को कैसे समाप्त किया जाए, इस प्रोसेस को लेकर के वे संगठित होने लगते हैं, यानी क्लास एंटागोनिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की स्टेजेस आ जाती हैं। और इस स्टेज पर ये जो यूनिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अपोजिट्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अपोजिट
रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसीज को जन्म देता है। तो जो चौथी स्थिति है वो क्रांति की स्थिति है, जो कॉमन कंडीशन, कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजिंग और रिवॉल्यूशन, इन चार स्टेजेस के तहत हम ये मानते हैं कि जो सामाजिक बदलाव है, जो रूपांतरण है, वह रूपांतरण की स्थितियां आगे बढ़ती हैं। आज हम अपनी बात को यही खत्म कर रहे हैं। वर्ग की अन्य विशेषताएं और उसके दूसरे जो पक्ष है उनको हम अपने अगले जो लेक्चर है उसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।